देश में मोदी सरकार के 11 साल पूरे। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पेश किया रिपोर्ट। विपक्ष ने सरकार पर उठाए सवाल। आरसीबी के मार्केटिंग हेड की याचिका पर सुनवाई। कोर्ट से अंतरिम राहत की मांग। कोर्ट ने कर्नाटक सरकार से पूछे 3 सवाल। नक्सलियों ने सुकमा में किया आईईडी ब्लास्ट में एएसपी आकाश राव गिरे, पुंजेश शहीद, कई अन्य पुलिसकर्मी घायल, इलाज जारी। और चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में बड़ी अपडेट। सोनम रघुवंशी को पुलिस बता रही आरोपी, परिजनों ने की सीबीआई जांच की मांग। रूस का यूक्रेन पर हवाई हमला। 479 ड्रोन और 20 मिसाइलों से किया हमला। यूक्रेन का ड्रोन और मिसाइल गिराने के दावे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं परमानंद पांडे। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों की तरफ। देश में मोदी सरकार के आज 11 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की राजनीतिक संस्कृति को बदलकर एक नया दौर शुरू किया है, जहां तुष्टीकरण की जगह जवाबदेही, पारदर्शिता और विकास ने ले ली है। हालांकि जहां सत्ता पक्ष के नेताओं ने सरकार के तारीफों के पुल बांधे और इन 11 सालों में विकास के नए आयामों के कसीदे पढ़े, वहीं विपक्ष ने उनकी इन बातों से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखा। सब लोग जानते हैं कि ट्रिपल तलाक मानवता के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए और महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी थी, ट्रेजेडी थी। लेकिन चुप बैठे हुए थे, सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा था। लेकिन ये बोल्ड डिसीजन लेना और ट्रिपल तलाक को समाप्त करना, जबकि इस्लामिक कंट्रीज में और हमारे नेबरिंग कंट्रीज में कहीं भी ट्रिपल तलाक नहीं है और इस्लामिक देश रहे, लेकिन यहां भी ट्रिपल तलाक नहीं था और हमारे यहां ट्रिपल तलाक चल रहा था। एक बोल्ड डिसीजन लिया गया। उसी तरीके से इनैक्टमेंट ऑफ द न्यू वक्फ एक्ट हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। वी नो किस तरीके से एक नैरेटिव बनाने का प्रयास हुआ, लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, देश के इंटरेस्ट में और उस कम्युनिटी के इंटरेस्ट में वक्फ बोर्ड बनाने की न्यू एनैक्टमेंट की आवश्यकता थी। वो बोल्ड डिसीजन लिया गया। उसी तरीके से सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, उसी तरीके से डीमोनेटाइजेशन, उसी तरीके से मोर देन 3 डिकेड्स हम विमेन रिजर्वेशन की तरफ नहीं बढ़ पाए, लेकिन 33% विमेन रिजर्वेशन देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि हमारी इकॉनमी 10th से छलांग लगा करके 5th पर पहुंच गई और अब जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो अब नया डेटा आ रहा है वो हमको 4थे स्थान पर ला रहा है और हम 4थे स्थान की तरफ हम अग्रसर हुए हैं और हम 4th स्ट्रेट कंजर्वेटिव 4th स्ट्रेट में हम अपने ग्रोइंग इकोनॉमी में इस ईयर भी हम सबसे आगे हैं। देखिए, एक हिंदी में कहावत है, 1 पे 1 11, और दूसरी कहावत है 9 2 11। जो उत्तर प्रदेश की जनता, मैं सवाल 11 साल का नहीं कर रहा हूं, ये 11 साल आपके लिए हो सकते हैं, लेकिन अगर दिल्ली की सरकार के 11 साल और उत्तर प्रदेश की सरकार के लगभग 9 साल, इन दोनों को जोड़ दें तो 20 साल का लेखा जोखा सरकार को देना पड़ेगा जनता के बीच में क्या किया है। और वो तमाम आंकड़ों पे बहस करनी पड़ेगी कि हम शिक्षा के क्षेत्र में कितना आगे बढ़े हैं, हम बेरोजगारी में कितना पिछड़ गए हैं, हम रोजगार देने में कितना कामयाब हुए हैं, हम जो इन्वेस्टमेंट लाना चाहते थे हम इन्वेस्टमेंट कितना लाए हैं भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने मिलकर के। और उत्तर प्रदेश के लोग तो ज्यादा आकलन इसलिए करेंगे क्योंकि देश के प्रधानमंत्री यहां से हैं और जो योजनाएं चल रही हैं उससे नहीं लगता है कि दिल्ली और लखनऊ में कोई तालमेल है। ये बात मैं नहीं कहना चाहता हूं, वो योजनाओं में दिखता है। जो गांव गोद लिए जाते हैं और अगर लिए हुए गोद जो गांव हैं उनकी तस्वीर न बदले तो कहीं ना कहीं प्रश्न लगता है, और अगर प्रश्न लगाने का काम कोई कर रहा है तो वो उत्तर प्रदेश की सरकार है। तो ये तमाम सवाल हैं जो उपलब्धियां या नाकामी के उस पर आकलन जनता करेगी। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी का ये सपना है
कि भारत विश्वगुरु बने, विश्व की 3rd लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था बने और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने। और ये अगर उद्देश्य अगर हमको पूरा करना है तो हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा, तभी इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ होगी, हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ होगी, सर्विस सेक्टर में ग्रोथ होगी, रोजगार निर्माण होंगे, वेल्थ क्रिएट होगी और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की आवश्यकता है, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हमारे देश की लॉजिस्टिक कॉस्ट 16% थी, चाइना की 8% थी, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज की 12% थी। हमारे रोड अच्छे नहीं थे, हमारे पोर्ट्स अच्छे नहीं थे, हमारे यहाँ फ्यूल में भी काफी महंगा पड़ता था, ट्रैफिक जाम के कारण देरियां होती थी। अब हमने जिस प्रकार के रोड बनाए हैं उसके कारण हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट अभी 6% कम हुई है और आने वाले विशेष रूप से 1 साल में हम 9% पर आएंगे। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी की जीत के बाद समारोह में हुई भगदड़ को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच आज मामले में गिरफ्तार किए गए आरसीबी के मार्केटिंग हेड की याचिका पर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के वकील ने गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताते हुए अंतरिम राहत की मांग की। उन्होंने बताया कि सीएम ने आरसीबी, डीएनए और केएससीए के अधिकारियों की गिरफ्तारी के आदेश जारी किए थे, जिसके बाद कोर्ट ने कर्नाटक सरकार के सामने 3 सवाल खड़े किए। कोर्ट ने पूछा कि क्या मुख्यमंत्री ने गिरफ्तारी की बात कही थी, क्या सीसीबी ने गिरफ्तारी की, अगर हां तो किस अधिकार के तहत, और तीसरा सवाल है कि कब यह जांच सीआईडी को सौंपी गई। फिलहाल अंतरिम राहत की मांग पर कल सुबह 10:30 बजे आदेश दिया जा सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि मामले में क्या नया मोड़ आता है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सोमवार को नक्सलियों द्वारा किए गए आईईडी ब्लास्ट में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शहीद हो गए और कई अन्य कर्मी घायल हो गए। पुलिस ने इस दुखद घटना की पुष्टि की है। पुलिस के अनुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरेपुंजे और अन्य पुलिसकर्मी कोंटा एर्राबोर रोड पर डोंडरा गांव के पास मौजूद पैदल गश्त पर थे जब यह विस्फोट हुआ। पुलिस ने अपनी इस गश्त को नक्सलियों द्वारा मंगलवार को बुलाए गए बंद के मद्देनजर शुरू किया था। विस्फोट में घायल सभी जवानों को तुरंत कोंटा अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान एएसपी ने दम तोड़ दिया। सुकमा जिले के कोंटा क्षेत्र में हमारे एडिशनल एसपी आकाश राव गिरिपुंजे जी आईडी ब्लास्ट से उनका वो शहीद हो गए हैं, हम सबके बीच में नहीं रहे हैं। बहुत ही बहादुर वो अधिकारी थे, विभिन्न स्थानों पर काम करते हुए गैलेंट्री अवार्ड उनको मिला था और इसलिए ये बड़ा ही दुख का विषय है हम सबके लिए भी। सर्चिंग अनवरत जारी है, ऑपरेशंस लॉन्च होते ही हैं। इस घटना के पीछे कायराना हरकत है माओवादियों का, वो आईडी बिछाकर रखे हैं। ये आईडी किसी के लिए नहीं, ये गांव के विकास के मार्ग पर बिछा हुआ आईडी है। ये आईडी है इसलिए क्योंकि इसमें जानवर फंसते हैं, ये आईडी है इसलिए क्योंकि इसमें आमजन फंसते हैं और आज हमारे आर्म्ड फोर्स के अधिकारी भी फंसे। अभी जो नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया उसमें एडिशनल एसपी गिरपुंजे शहीद हो गए और 2 अधिकारी घायल हुए। जो शहीद हुए गिरपुंजे वो मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, पाटा में एसडीपी था। एक कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी के जाने से निश्चित रूप से एक अपूर्णीय क्षति हुई है और उसे नित्य आत्मा की शांति की मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। साथ ही जो पीड़ित परिवार है उसके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। साथ ही जो घायल हैं जल्दी स्वस्थ हों, यही कामना है। और नक्सली जिस प्रकार से बखलाए हुए हैं और जिस प्रकार से अभी जवानों ने घेराबंदी करके उनके बड़े नेताओं का नुकसान हुआ है, उससे निश्चित रूप से बखलाना स्वाभाविक। रघुवंशी हत्याकांड में कथित तौर पर मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को आज ही मेघालय पुलिस अपनी हिरासत में लेकर रवाना हो सकती है। माना जा रहा है कि सोमवार देर रात तक सभी कागजी कार्रवाई पूरी कर
शिलांग पुलिस सोनम को लेकर मेघालय रवाना हो जाएगी। बता दें कि शिलांग पुलिस पहले ही दावा कर चुकी है कि सोनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची थी, जिसके बाद पुलिस अब इस केस में गहराई से पूछताछ करने की तैयारी में है। परिजनों का कहना है कि मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। फिलहाल मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि मामले की सच्चाई क्या है। उसके बाद गुवाहाटी के माध्यम से से होते हुए ये लोग शिलोंग पहुंचे। शिलोंग पहुंचने के बाद फिर ये लगातार अपनी फैमिली के कन्वर्सेशन में थे, लगातार कांटेक्ट में थे फैमिली के। फिर उसके बाद 23 को अंतिम बार कन्वर्सेशन हुआ था मदर इन लॉ से, और उसके बाद फिर उनका संपर्क टूट गया था। उसके बाद परिजन चिंतित हुए। उन्होंने पुलिस कमिश्नर इंदौर से संतोष सिंह सर से संपर्क किया गया। पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह सर के द्वारा डीसीपी क्राइम ब्रांच श्री राजेश त्रिपाठी सर को इस काम के लिए लगाया गया। उनका ये काम था लगातार कोऑर्डिनेशन करें, परिवार के भी संपर्क में रहें, क्योंकि कई परिजन शिलोंग भी निकल चुके थे, उनके भाई और रिश्तेदार सभी कुछ लोग वहां चले गए थे। तो राजेश त्रिपाठी सर के द्वारा लगातार जो ईस्ट सोहरा डिस्ट्रिक्ट है उसमें उनके जो एसपी विवेक सर हैं उनके लगातार संपर्क में थे, परिजनों के संपर्क में थे, लगातार अपडेट ले रहे थे, सर्चिंग अभियान की पूरी जानकारी ले रहे थे। तभी अचानक 2 जून को एक दुखद घटना आई जिसमें कि डेड बॉडी उसकी रिकवर हुई, राजा रघुवंशी की डेड बॉडी, जिसको आइडेंटिफाइड किया गया। जब ये डेड बॉडी रिकवर हुई तब ये काफी ज्यादा सेंसिटिविटी इसकी बढ़ी, लगातार सघन अभियान और तेजी से चलाया गया। डेड बॉडी रिकवर होने के बाद सोहरा थाने में अपराध क्रमांक 7/25 सेक्शन 103 सेक्शन 103, 309, 238 बीएनएस के तहत केस रजिस्टर किया गया मर्डर का। इंदौर पुलिस से संपर्क किया, चूंकि लगातार कोऑर्डिनेशन में थे ही, संपर्क में थे ही, और एक कॉम्पैक्ट अभियान चलाया गया जिसमें कि 3 जो सस्पेक्ट थे उनको राउंड अप किया गया, दोनों इंदौर पुलिस और जो शिलोंग पुलिस है। और इसमें तीनों के जो नाम है, राज कुशवाहा नंबर 1, नंबर 2 उसमें विशाल चौहान था, और नंबर 3 आपका आकाश राजपूत। इन तीनों को हिरासत में लिया गया, जिसमें 2 इंदौर से हिरासत में लिया गया, 1 इंदौर के पास से हिरासत में लिया गया है। ये शिलोंग पुलिस के अभी हिरासत में है और शिलोंग पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। इन्वेस्टिगेशन यस इंदौर में पूछताछ कर रही है, डिस्क्रीट स्थान पर है, और इन्वेस्टिगेशन में आए हुए तथ्यों के आधार पर वो जो भी कार्रवाई करेंगे आपको मीडिया को। देखिए, सोनम का पता जो है मेरे को गोविंद द्वारा मालूम पड़ा था, तो अभी सोनम जो है, सोनम का पता चल चुका है, और सोनम जो अभी है यूपी में है, और मैंने जो है वहाँ पे यूपी पुलिस को फ़ोन लगा के सोनम को हैंडओवर करवा दिया है। ये मुझे गोविंद ने बताया गया पूरा। इसमें राज कुशवाहा का नाम जो आ रहा है इसमें, तो राज कुशवाहा जो अपना इसमें है, इसमें इन्वॉल्व है कभी, तो इसमें सोनम कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो सकती है, ये हमारा मानना है। क्योंकि राज कुशवाहा जो है इन्हीं की एम्प्लॉयर है एक तरह से। मैंने उसकी मम्मी से बात करी कि इन दोनों बच्चे को घूमने के लिए जाने दो, पिक्चर देखने का इसका मन है राजा का, सोनम को घुमाने का, तो इनको जाने दो। इनके बच्चे थोड़े बात करेंगे तो अपन को भी अच्छा लगेगा कि आपस में दोनों की बात होगी, कुछ भी मन में होगा तो पता तो चलेगा। तो उनकी मम्मी ने बोला कि नहीं, हमारे यहाँ बहुत सख्ती है, उसके पापा को ये चीज़ पसंद नहीं है कि बच्ची घर से बाहर निकले। शादी के पहले की बात है। रूस और यूक्रेन के बीच 3 साल से चल रहे युद्ध में बीती रात यूक्रेन के लिए काफी खौफनाक रही, जहां रूस ने यूक्रेन पर 479 ड्रोन और 20 मिसाइलों से अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया। हालांकि यूक्रेनी सेना का कहना है कि उन्होंने 277 ड्रोन्स और 19 मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया, लेकिन इस दावे की कहीं से कोई पुष्टि नहीं की गई है। वायुसेना ने बताया कि इस हमले में खासतौर पर देश के मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों को निशाना बनाया गया। बता दें कि बीते दिनों यूक्रेन ने रूस के एयरबेस को निशाना बनाया था, जिसके बाद रूस की तरफ से लगातार जवाबी कार्रवाई जारी है। बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की अहम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।